Hello students, welcome again for lecture of biomolecules, revision of biomolecule. Once again I am here with the revision of biomolecules. कहाँ तक आए थे हम? लास्ट लेक्चर में हम लोग आए थे ग्लूकोज जो एक कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसैकेराइड है, उसके प्रिपरेशन मेथड्स हमने देखे थे। प्रिपरेशन मेथड में एक लेबोरेटरी मेथड है, सुक्रोज का एसिड हाइड्रोलिसिस हम कर रहे थे। और सेकेंड मेथड जो है इट इज़ अ कमर्शियल और यू कैन से इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, जिसमें हम स्टार्च अ नेचुरल पॉलीमर जो है, पॉलीसैकेराइड जो है, उसका यूज़ करते हैं, उसका एसिड हाइड्रोलिसिस हम करते हैं एंड देन वी विल गेट एन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ यू कैन से ग्लूकोज। ठीक है, सो ये हमने एक कमर्शियल मेथड देखी थी। उस कमर्शियल मेथड में हमने यहाँ तक भी देखा था कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे एक्सेस ऑफ H2SO4 जो है वो कमर्शियल मेथड ऑफ ग्लूकोज में कैसे निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि एक्सेस ऑफ H2SO4 जो है बाय जस्ट एडिंग चॉक पाउडर यू कैन इजीली रिमूव दैट पर्टिकुलर एक्सेस ऑफ H2SO4। व्हाट अबाउट कलर्ड इम्प्यूरिटीज़? कलर्ड इम्प्यूरिटीज़ भी वहाँ पे होती है, तो कलर्ड इम्प्यूरिटीज़ को निकालने का एक ही तरीका है वहाँ पे एक्टिवेटेड चारकोल का यूज़ करना। सो एक्टिवेटेड चारकोल हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ करते हैं तो एक्टिवेटेड चारकोल का जो सरफेस है उस सरफेस पे वो कलर्ड इम्प्यूरिटीज़ आके एब्सॉर्ब हो जाती है एंड देन फाइनली आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन यू विल गेट अ ग्लूकोज। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, क्वेश्चन भी वहाँ पे आ सकते हैं, वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड ऑफ टॉपिक जो हमने देखा था इट इज़ ऑल अबाउट रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, फिर से एक बार आप रिवाइज करो जो मैंने किया है, फिर एक बार वहाँ पे टेक्स्ट बुक में देखो, क्योंकि वो सिर्फ रिएक्शंस ही नहीं है, दोज रिएक्शंस वो एक्ट एज अ एविडेंस of presence of aldehyde और presence of hydroxyl groups in a structure of glucose। so इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ग्लूकोज में अल्डिहाइड का ग्रुप का प्रेजेंस होना या ग्लूकोज में आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, कितने 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट है, ये अगर एविडेंस आप बहुत अच्छे से जानना चाहते हो तो यू हैव टू हैव रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज विथ यू। रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज में हमने फर्स्ट रिएक्शन देखी थी, इट इज़ ऑफ हॉट HI की रिएक्शन है। ग्लूकोज सीधे सीधे कन्वर्ट हो रहा है एन हेक्सेन में। इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज में जितने कार्बन एटम्स है, 6 कार्बन एटम्स, दोज आर इन अ स्ट्रेट लिंक मैनर। ठीक है, नेक्स्ट जो भी हमने देखा है रिएक्शन में NH2OH हाइड्रोक्सिल अमाइन जो होता है या हाइड्रोक्सिल अमीन आप बोलो, उसके साथ जो रिएक्शन होती है वो है वहाँ पे ग्लूकोक्साइम का फॉर्मेशन। रिएक्शन इज़ वेरी सिंपल एंड इट एक्ट्स एज अ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल अमीन विथ एनी अल्डिहाइड और एनी कीटोन। ठीक है, क्योंकि अल्डिहाइड कीटोन में जैसे रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन करता है, अल्डोक्साइम या कीटोक्साइम वहाँ पे फॉर्म होता है, वैसे यहाँ पे ग्लूकोक्साइम का फॉर्मेशन हुआ, CHO ग्रुप का एविडेंस आपको मिल गया। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमने देखी थी वो वहाँ पे आई थिंक इसके बाद जो रिएक्शन है ब्रोमीन वाटर के साथ हमने ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन किया, देन डाइल्यूट HNO3 जो है उसके साथ हमने फॉर्मेशन किया सैकेरिक एसिड का। ठीक है, वो भी एविडेंस बन सकते हैं वहाँ पे कि CHO या OH ग्रुप जो है उसका प्रेजेंस होना। और एक रिएक्शन बीच में छूट गई है, वो है रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन। अगेन ये जो एविडेंस है ये मिल रहा है आपको अल्डिहाइड ग्रुप का। ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन नाम का एक कंपाउंड वहाँ पे फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट एक रिएक्शन हमने देखी कि सीधे सीधे से ग्लूकोज का एसिटाइलेशन आपको करना है, एसिटिक अनहाइड्राइड जो होता है उसके साथ रिएक्शन करनी है। सो आफ्टर रिएक्टिंग ग्लूकोज विथ एसिटिक अनहाइड्राइड यू विल गेट फॉर्मेशन ऑफ, वहाँ पे आपको ग्लूकोज पेंटा एसिटेट का फॉर्मेशन मिल रहा है, और वो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट आपको एक एविडेंस दे रहा है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट है वहाँ पे, और वो 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एविडेंस आपको इस लास्ट रिएक्शन से मिल सकता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट lecture which we have taken before. Now moving towards again biomolecule revision, cyclic structure of glucose.
अभी ये जो टॉपिक मैं बच्चों ले रही हूँ ना, ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि उनको सीधे से एक सिंपल वे या एक बेसिक से पता नहीं होता है कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे होगा, फिशर प्रोजेक्शन कैसे होगा, हार्वर्थ प्रोजेक्शन कैसे हम वहाँ पे मेंशन कर सकते, ऑल अबाउट प्रोजेक्शन फार्मूलाज जो है वो कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम कैसे वो OH नीचे आ रहा है ऊपर आ रहा है, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन करने वाली हूँ। और ये चीज़ें आपको आगे फ्रक्टोज में या डाइसैकेराइड्स जो होते हैं उनका भी स्टडी करोगे तभी भी आपको काम में आएगी। फिर से ये चीज़ें मैं नहीं बताऊँगी आपको, क्योंकि ये काफ़ी बेसिक से पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे आप MSCET के कुछ क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि ये अगर आपके पास नहीं है नॉलेज तो आप बायोमोलिक्यूल के स्ट्रक्चर पे बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे वो आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये यहाँ पे देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हम पढ़ रहे हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के एक एक पॉइंट्स में यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ, मतलब ये पॉइंट्स जो है वो मैं रीड करूँगी और आपको बताऊँगी कि इसमें एग्जैक्टली वहाँ पे क्या दिया है। ग्लूकोज एक्चुअल में ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज निकालने का जो एक ये है मतलब पैटर्न है वो क्यों निकला, क्या ज़रूरत थी साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज वहाँ पे निकालने की। वैसे तो ग्लूकोज जो है वो अल्डिहाइड जैसे रिएक्शंस वहाँ पे दे रहा था, कुछ रिएक्शन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के प्रेजेंस के लिए भी हमें मिल रही थी। इन स्पाइट ऑफ हैविंग दिस रिएक्शंस सम रिएक्शंस ग्लूकोज आर नॉट गिविंग, ठीक है। सो कौन कौन से रिएक्शंस ऐसे हैं, ग्लूकोज अल्डिहाइड ग्रुप का प्रेजेंस है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अल्डिहाइड ग्रुप नॉट गिविंग रिएक्शन विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राज़ाइन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार ये सवाल पूछा जाता है कि ग्लूकोज किसके साथ रिएक्शन नहीं दे रहा था, ये अगर पूछा आपको तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राज़ाइन, इवन एडिशन रिएक्शन विथ सोडियम सल्फाइट, सल्फेट नहीं, सल्फेट होगा तो Na2SO4 होगा, सल्फाइट की बात हो रही है, Na2SO3 एंड ऑल्सो गिव्स अ नेगेटिव टेस्ट with the Schiff base, also gives negative test with the Schiff base। देखो अगर अल्डिहाइड का प्रेजेंस उसमें है, ग्लूकोज में है, तो अगर ग्लूकोज HCN के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्सिल के साथ रिएक्ट कर रहा है, हॉट HI के साथ रिएक्शन हो रही है, ब्रोमीन वाटर है, देन डाइल्यूट HNO3 है, एसिटाइलेशन है, ये सब रिएक्शन वहाँ पे हो रही है ग्लूकोज में। बट कुछ रिएक्शन ऐसी थी कि वो एक्सपेक्टेड थी कि ग्लूकोज वो रिएक्शन दे। अगर अल्डिहाइड ग्रुप का प्रेजेंस वहाँ पे है तो अगर वो फेलिंग सॉल्यूशन टोलेंस रिएजेंट से रिड्यूस हो रहा है तो शिफ बेस जो है वो शिफ बेस के साथ भी कुछ ना कुछ वहाँ पे इफेक्ट वहाँ पे दिखाना चाहिए था, बट इट गिव्स अ नेगेटिव टेस्ट विथ अ शिफ बेस। एक्चुअल में पॉजिटिव टेस्ट का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे था सब लोगों को, क्योंकि शिफ बेस भी ऐसा एक मतलब हम बोल सकते कि रिएजेंट है कि जो वहाँ पे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को जज करने के लिए हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कौन कौन से टेस्ट जो है वो ग्लूकोज नहीं दे रहा उसमें आपको याद रखना है, ग्लूकोज in spite of having presence of aldehyde group in its structure, it does not gives reaction with 2,4-dinitrophenyl hydrazine, एक पहला है। सेकेंड है एडिशन रिएक्शन विथ Na2SO3, सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं हो रही। एंड थर्ड है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पॉजिटिव आना एक्सपेक्टेड था बट वो निगेटिव आ रहा है, शिफ बेस के साथ निगेटिव टेस्ट मिल रही है अल्डिहाइड में, मतलब अल्डिहाइड ग्रुप होने के बावजूद भी ग्लूकोज की शिफ बेस के साथ नेगेटिव टेस्ट वहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट है अल्डिहाइड एंड OH ग्रुप इन द सेम स्ट्रक्चर। मतलब ये जो है एक्चुअल में ये जो एक पार्ट है, ये पार्ट काफ़ी रिस्पॉन्सिबल रहा है फॉर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आपका क्वेश्चन माइंड में हमेशा आता होगा कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो यहाँ बना के रखा है, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने की क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत है ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने की। सबसे पहले तो ये है कि इसके साथ हम ये रिएक्शंस नहीं कर सकते, हो नहीं रही है, मतलब जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है आपका, ये जो ग्लूकोज का नॉर्मल स्ट्रक्चर है, इसके साथ ये तीनों भी रिएक्शंस क्या आ रहे हैं, फेल हो रहे हैं, निगेटिव टेस्ट वहाँ पे मिल रही है। ये क्यों हो रहा है, ये ना हो इसलिए कुछ चेंज ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में करना होगा। नेक्स्ट ये है सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में अल्डिहाइड और OH ग्रुप सेम
जगह पे वहाँ पे प्रेजेंट है। एंड वी नो वेरी वेल दैट अल्डिहाइड ग्रुप और OH ग्रुप अगर वहाँ पे है तो हेमी एसिटल का फॉर्मेशन के चांसेस वहाँ पे हो सकते हैं। नाउ हेमी एसिटल का फॉर्मेशन ये आपने पढ़ रखा है, ये मैं अभी नहीं बताऊंगी, बट जस्ट सी टू इट कि अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, CHO ग्रुप प्रेजेंट है, OH ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट है। सो उस पर्टिकुलर ग्रुप को लेके, दोनों ग्रुप को लेके एक वहाँ पे बॉन्डिंग एक्सपेक्टेड है जो हेमी एसिटल का फॉर्मेशन आपको दे सकती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है कि जिसकी वजह से आपको बाद में क्या मिला है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज वहाँ पे मिला है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये साइक्लिक 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कॉल्ड पायरेनो स्ट्रक्चर। क्या कहा जाता है, ग्लूकोज का जो एक स्ट्रक्चर होता है, 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या कहा जाता है, पायरेनोज स्ट्रक्चर, और उसको बहुत प्रिसाइजली ग्लूकोपायरेनोज कहा जाता है, ग्लूकोपायरेनोज कहा जाता है। इसमें से मैंने ये लिखा है नीचे कि पायरेन क्या है। एक्चुअल में पायरेन का यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। पायरेन जो एक है ना, हम बोल सकते हैं कि एक हेटेरोसाइक्लिक वहाँ पे एक कंपाउंड है वो। ये जो कंपाउंड है यहाँ पे, इसमें आपको मिलेगा और इसी के पर्टिकुलर बेस के साथ आप ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो आगे का बनाओगे। सो इसी के साथ अगर आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आगे रिप्रेजेंट कर रहे हो, सो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ग्लूकोज नहीं होगा, फिर वो क्या बन जाएगा, ग्लूकोपायरेनोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, वो ग्लूकोपायरेनोज। ग्लूको मतलब ग्लूकोज से बना है, वहाँ पे ग्लूकोज तो इन्वॉल्व होगा ही, ग्लूकोज जैसी अरेंजमेंट इन्वॉल्व है। पायरेन मतलब क्या है, वो बेस लिया है, और ओज मतलब वी नो वेरी वेल दैट पार्ट ऑफ शुगर हम वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज C1 एनोमेरिक कार्बन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। C1 कार्बन जो होगा, इसके अराउंड ही सब चेंजेस आपको दिखाई देते हैं। सो वो जो कार्बन है, वो कार्बन को एनोमेरिक कार्बन वहाँ पे कहा जाएगा। नेक्स्ट है 2 एनोमेरिक फॉर्म्स एग्जिस्ट। ग्लूकोपायरेनोज जब फॉर्म होगा, इसके बाद मैं बताने वाली हूँ आपको, पर थोड़ा सा याद रखो। ग्लूकोपायरेनोज जो वहाँ पे बनेगा, उसके 2 फॉर्म्स बनते हैं बच्चों, एक अल्फ़ा फॉर्म बनता है और एक बीटा फॉर्म बनता है। किस रेशो में वो फॉर्म और ये जो मिक्सचर होता है, वो मिक्सचर में अल्फ़ा फॉर्म होता है 37 एंड बीटा फॉर्म होता है 63। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि 37:63 ये रेशो में अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरेनोज एंड बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज आपको वहाँ पे मिलते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट ये जो रेशो है, ये रेशो कितना होगा। ग्लूकोपायरेनोज का स्ट्रक्चर, उसके 2 एनोमेरिक फॉर्म्स आपको मिलेंगे, बिकॉज आपने जो कार्बन वहाँ पे चूज़ किया है, कार्बन नंबर 1, उसके अराउंड कुछ ना कुछ चेंजेस आपको मिलेंगे, और एक फॉर्म आपका रहेगा अल्फ़ा फॉर्म और दूसरा आपका रहेगा बीटा फॉर्म। ठीक है, सो ये हैवर्थ प्रोजेक्शन जब आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ग्लूकोपायरेनोज। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने बना के रखा है। ये ग्लूकोज का नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये कोई साइक्लिक वगैरह ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, जस्ट नॉर्मल मतलब फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला से ये स्ट्रक्चर हमने बनाया है। ये पॉइंट को थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ, हेमी एसिटल का फॉर्मेशन। अब आप बोलोगे क्यों हो रहा है ये हेमी एसिटल का फॉर्मेशन। देखो बच्चों, आप अगर देखो यहाँ पे, तो ये कार्बन नंबर 5 और यहाँ का जो ऑक्सीजन है, इनके बीच कुछ इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग सकते हैं। वो इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है, उसकी वजह से ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं थ्रू ऑक्सीजन लिंक। ठीक है, ऑक्सीजन लिंक से वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं। CH2OH में कोई भी चेंज नहीं है, 6th कार्बन जो होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5। हेमी एसिटल का फॉर्मेशन कहाँ मिलेगा, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। हेमी एसिटल का फॉर्मेशन 1 और 5 के बीच में आपको दिखाई देगा, जो स्ट्रक्चर मैं अभी यहाँ पे निकालने वाली हूँ। ठीक है, जिसमें आपको जो एनोमेरिक फॉर्म्स की मैं बात कर रही हूँ ना, 2 फॉर्म्स, अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरेनोज एंड बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज, वो फॉर्म्स आपको वहाँ पे दिखाई देंगे बहुत अच्छे से। सो लेट अस स्टार्ट विद द अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरेनोज कैसे निकालोगे, बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज कैसे निकालोगे, उसका पहले फिशर प्रोजेक्शन हमें
ड्रॉ करना है एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला, जो हैवर्थ प्रोजेक्शन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर नीचे इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, अच्छे से ध्यान दो, मैं आपको समझाऊंगी भी कि किस तरीके से हो रहा है, तो वहाँ पे ध्यान दो। मतलब फ्रक्टोज पढ़ने के वक्त या डाइसैकेराइड्स पढ़ने के वक्त आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ग्लूकोज का बेसिक स्ट्रक्चर हमने निकाला। ठीक है, ग्लूकोज के बेसिक स्ट्रक्चर में राइट लेफ्ट राइट राइट OH ग्रुप के लिए एक सीक्वेंस याद रखते हैं। आपको जैसे याद रखना है आप याद रख सकते हो, क्योंकि इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को अब हमें निकालना नहीं है, इस पर क्वेश्चंस आएंगे वो हमें सॉल्व करने हैं, बस बाकी कुछ नहीं है। अब ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने निकाला है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर निकाला है, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि अल्डिहाइड और OH ग्रुप का सेम स्ट्रक्चर में प्रेजेंस है। सो ये जो कार्बन नंबर 1 है और ये जो कार्बन नंबर 5 है, इनके बीच में इंट्रामोलेक्युलर अट्रैक्शन होके हेमी एसिटल का फॉर्मेशन हो सकता है। अभी मैंने जस्ट कहा था आप लोगों को। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे दो एनोमेरिक फॉर्म्स तैयार होते हैं। सबसे पहले मैं एनोमेरिक कार्बन की बात कर रही हूँ। अब मैंने जैसे ही कहा था कि कार्बन नंबर 1 जो है, कार्बन नंबर 1 वहाँ पे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में अल्डिहाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट अगर ये दो स्ट्रक्चर ग्लूकोपाइरेनोज के, अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरेनोज एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज को अगर आपने अच्छे से देखा, तो वहाँ पे आपको कार्बन नंबर 1 में क्या मिल रहा है, चेंज मिल रहा है। सो जिस पर्टिकुलर कार्बन में चेंज मिलके थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे चेंज हो रहा है ग्लूकोपाइरेनोज का, वो कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहा जाएगा। और ये जो दो फॉर्म्स मैंने साइड में लिखे हैं, बीच वाला नहीं, दो फॉर्म जो साइड में लिखे हैं, दे आर सेड टू बी डाइस्टीरियोमर्स, मतलब वो एक दूसरे के एनोमर्स से, वो एक दूसरे के क्या है, एनोमर्स से। सो अब यहाँ पे अगर हमको देखना है यहाँ पे, तो किस तरीके से देखना होगा, देखो कि ये जो पर्टिकुलर कार्बन है इसमें O अटैच्ड है, यहाँ पे OH है, इनके बीच में वहाँ पे बॉन्डिंग बन सकती है। ठीक है, इंट्रामोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बन सकती है। सो वही हुआ है। पहले अल्फ़ा जो पार्ट है उसको देखो। कार्बन नंबर 1 की बात हो रही थी। कार्बन नंबर 1 ये है, OH ये जो ग्रुप है ये OH बन गया, यहाँ पे OH बन गया, और ये कार्बन 5th कार्बन के साथ ऑक्सीजन से क्या हो गया, लिंकअप हो गया। बस इतना ही करना है हमें। ठीक है, सो ऑक्सीजन है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पे एक OH बन गया और एक ऑक्सीजन इस पर्टिकुलर लिंक के साथ 1st to 5th वाला लिंक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये 1st कार्बन है और ये आपका 5th वाला कार्बन है। सो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये जो फॉर्म है ये एक्चुअल में ट्रांस फॉर्म है, ट्रांस। ठीक है, तो उस फॉर्म को अल्फ़ा फॉर्म वहाँ पे कहा जाता है। मतलब अगर हाँ आप हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला से इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में निकालते हो, तो ये आपको वहाँ पे दिखाई देगा कि अल्फ़ा ग्लूकोपाइरेनोज में कार्बन नंबर 1 का OH, ठीक है, और लास्ट वाला ये 6th वाला जो CH2OH है, ये अपोजिट डायरेक्शन में आपको मिलेंगे। सो इस वक्त उनको क्या कहा जाएगा, अल्फ़ा फॉर्म कहा जाएगा। ट्रांस फॉर्म जो होता है उसको अल्फ़ा फॉर्म वहाँ पे कहा जाएगा। अब ये आपने यहाँ पे किया, ऑक्सीजन के थ्रू कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 जो है उनको अटैच्ड कर दिया। कार्बन नंबर 1 इज सेड टू बी एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, एंड टू फॉर्म्स विच वी आर गेटिंग आर नथिंग बट वो एनोमर्स से एक दूसरे के, अल्फ़ा डी पॉजिटिव ग्लूकोपाइरेनोज, बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोपाइरेनोज। ठीक है, ये पॉजिटिव या ये पॉजिटिव जो है वो आपका क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हो वहाँ पे, इट इज़ ऑल अबाउट PPL, प्लेन पोलराइज लाइट जो है उसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, उसके लिए हम ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अल्फ़ा और बीटा फॉर्म बहुत अच्छे से कब समझ में आएंगे, जब हैवर्थ प्रोजेक्शन में इसका बनाऊंगी और इसका भी बनाऊंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली वहाँ पे है क्या। और ग्लूकोपाइरेनोज, ये तो पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि ग्लूकोज है, पायरेनोज का बेस लेना है आपको, फिर स्ट्रक्चर उसका बनाना है, तो ग्लूकोपाइरेनोज उसको कहा जाएगा। सो अल्फ़ा डी पॉजिटिव ग्लूकोपाइरेनोज, डी मतलब डी एंड एल नेमिंग, इसके पहले भी मैंने पढ़ाया है आपको डी एंड एल नेमिंग क्या होता है। डी नेमिंग में क्या है, यहाँ पे
आपने अगर देखा ये जो कार्बन है मतलब लोएस्ट कायरल सेंटर वाला जो कार्बन है वहाँ पे OH अगर राइट साइड में आता है या लेफ़्ट साइड में आता है उसके बेसिस पे D और L वहाँ पे नेमिंग होते हैं। सो उस वजह से D लिया है, यहाँ भी D है। ठीक है, अब अगर हमें देखना होगा यहाँ पे तो ठीक है, अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज ये हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, उसका कितने परसेंट में होता है मतलब 37% मिक्सचर में मिलेगा और ये बीटा जो है वो 63% आपको उस पर्टिकुलर बीकर में या सॉल्यूशन में मिक्सचर में आपको मिलेंगे। 2 एनोमेरिक फॉर्म्स ग्लूकोज के, जो कौन है अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज एंड बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। अब यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर आपके समझ में आया होगा, तो ये स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। क्या है यहाँ पे, कुछ भी नहीं करना है। एनोमेरिक कार्बन मैंने पहले ही कहा था, OH ग्रुप की पोजीशन सिर्फ क्या कर दो, फ्लिप करो। यहाँ पे OH ग्रुप कहाँ पे था, देखो बहुत अच्छे से OH ग्रुप जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो OH ग्रुप जो है वो OH ग्रुप राइट हैंड साइड में था, कार्बन नंबर 1, इसलिए तो एनोमेरिक कार्बन नंबर 1 को वहाँ पे बोला गया। तो OH ग्रुप यहाँ है, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर जो है आपका ये कार्बन नंबर 5 है। तो कार्बन नंबर 1 का OH कहाँ है, लेफ़्ट साइड में है। अगर वो इस पर्टिकुलर रिंग के अंदर आ गया तो वो वहाँ पे क्या रहेगा, अल्फ़ा फॉर्म। अगर वो यहाँ पे लेफ़्ट इस पर्टिकुलर रिंग के यहाँ पे लेफ़्ट में आ गया तो बीटा फॉर्म रहेगा। ये भी याद रखने के अपने अपने तरीके होते हैं कि कैसे वहाँ पे याद रखा जाए। एक जस्ट हिंट मैंने दी कि अल्फ़ा फॉर्म कैसे याद रखना है। OH ग्रुप जो है ये कवर हुआ है, फर्स्ट वाला OH ग्रुप कवर हुआ है तो उसे कहा जाएगा अल्फ़ा फॉर्म। फर्स्ट वाला OH ग्रुप अगर वहाँ पे क्या है, पूरी तरीके से फ्री है, कवर नहीं हुआ है, ठीक है, मैं जो हाथ कर रही हूँ अच्छे से ध्यान दो, तो उसे कहा जाएगा बीटा फॉर्म कहा जाएगा। और हमें पता है कि 37:63 इस रेशो में आपको ये दोनों भी फॉर्म्स एनोमेरिक फॉर्म्स मिलते हैं। ये दोनों भी एनोमेरिक फॉर्म्स कैसे निकाले जाते हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। मेल्टिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ये दोनों भी फॉर्म्स को वहाँ से रिकवर किया जाता है। सो बच्चों, ये जो मैं अब यहाँ पे बोल रही हूँ ये आपको समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया तो आपको खुद को ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। अब मैं बहुत बार ये बोल चुकी हूँ कि D और D यहाँ पे लिखने का क्या मतलब है, D और L नेमिंग में मैंने वो आपको बता दिया है। ग्लूकोपायरानोज है ये भी मैंने बता दिया, पॉजिटिव मैंने क्यों लिखा है ये भी मैंने बता दिया कि PPL जो है वो PPL क्लॉकवाइज वहाँ पे घूम रहा है तो PPL की वजह से पॉजिटिव हम वहाँ पे लिख रहे हैं। अल्फ़ा फॉर्म क्यों लिखा है, एक सिंपल तरीका मैंने बताया। OH अगर कवर हो रहा है आपके रिंग में, फर्स्ट वाला कार्बन का OH अगर रिंग में कवर हो रहा है तो वो वहाँ पे अल्फ़ा फॉर्म। अगर फर्स्ट वाले कार्बन का OH रिंग के बाहर है, यहाँ पे राइट लो, यहाँ पे लेफ़्ट है, बाकी का फॉर्म देखो वैसे की वैसे ही लिखा है, बाकी के कार्बन में कोई भी चेंज नहीं होगा। आफ्टर ऑल दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, वहाँ पे बाकी के कार्बन में कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा। जैसे थियोरेटिकल में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि बाकी के कार्बन में कुछ चेंज आप नहीं लोगे, वहाँ पे सिर्फ आपका जो कार्बन नंबर 1 है वही कार्बन नंबर 1 पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकसिंग हम करेंगे, बिकॉज कार्बन नंबर 1 जो है वही वहाँ पे क्या होगा, एक्ट एज अ एनोमेरिक कार्बन। वो क्या है वहाँ पे, एनोमेरिक कार्बन है। सो अब ये जो फॉर्म्स है, ये फॉर्म्स आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। ये मैं यहाँ से रब कर दूँगी, ठीक है, बीच वाला जो फॉर्म है, और ये भी फॉर्म हम रब कर देंगे। फिर बाद में देखेंगे कि हमें किस तरीके से फिर क्या करना है, हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला से हमें लिखना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है जहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत आप लोगों का क्रिएट होता है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब ये तो स्ट्रक्चर हमने अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज, अल्फ़ा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरानोज का निकाला था। अब हमें ज़रूरत पड़ रही है हैवर्थ प्रोजेक्शन की। ये कौन सा है, फिशर प्रोजेक्शन, बताइए आपको। ये है यहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, FPF, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला।
बट हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमें प्रिपेयर करना है। उसके लिए हमने बेस क्या लिया था, पायरेन का बेस वहाँ पे लिया था। पायरेन के बारे में मैंने डिस्कशन किया था आप लोगों से, ठीक है। सो उस तरीके से एक 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग आपने बनाई है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 इतने कार्बन है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 और एक ऑक्सीजन, जैसे पायरेन पे वहाँ पे हो रहा था, ठीक है। उस तरीके से लिंक हमने यहाँ पे बनाई है। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें पता है कि फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में, ठीक है, फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में आपको लिंक वहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो लिंक अगर मिल रही है तो ये लिंक हमने ऑक्सीजन की लिंक यहाँ पे दिखा दी है। यहाँ पे फिफ्थ वाला कार्बन है, यहाँ पे फर्स्ट वाला कार्बन है, ठीक है। सबसे पहले तो ये याद रखो कि CH2OH की पोजीशन, जो सिक्स्थ वाला कार्बन है उसकी पोजीशन हिलने नहीं वाली, वो वैसे ही रहेगा, चाहे वो अल्फ़ा फॉर्म हो चाहे वो बीटा फॉर्म हो, ठीक है। यहाँ पे भी CH2OH की पोजीशन चेंज नहीं है। हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला में हम क्या करते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स राइट में होते हैं इन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, उनको हम नीचे लिखते हैं, उनको हम नीचे लिखते हैं, और जो भी फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में लेफ़्ट में होते हैं उनको हम ऊपर लिखते हैं। हैवर्थ प्रोजेक्शन इस तरीके से हम कर रहे हैं। अब उस अकॉर्डिंगली देखो, अगर यहाँ पे मैंने इस तरीके से ले, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन देखो, फर्स्ट कार्बन में OH कहाँ है बच्चों, नीचे है। फर्स्ट कार्बन में OH नीचे है, तो मैंने वहाँ पे कहाँ दिखा है, वो वहाँ पे राइट में है, तो वहाँ पे मैंने नीचे दिखा। यहाँ भी राइट में है तो भी यहाँ नीचे आ गया। ये OH जो है ये लेफ़्ट में आ रहा है तो ये ऊपर चला गया। ये OH जो है ये राइट में आ रहा है तो ये नीचे आ जाएगा, एंड CH2OH की पोजीशन हिलने नहीं वाली, ठीक है। बाकी की वैलेंसीज हम हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट करेंगे। मतलब आपको OH पे थोड़ा सा फोकस करना है। OH अगर वहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन में राइट साइड में है तो वो आपको हैवर्थ में नीचे दिखाना है। अगर बाकी कंस्टिट्यूएंट्स OH वगैरह जो है वो अगर वहाँ पे लेफ़्ट साइड में है तो वो आपको हैवर्थ प्रोजेक्शन में अप में दिखाना है। दैट्स इट, इतना ही है। अब ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है ये अल्फ़ा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरेनोज, और नीचे इसे कहा गया है ट्रांसफॉर्म। इसे क्या कहा गया है, ट्रांसफॉर्म कहा गया है। अब यहाँ पे देखो, ये CH2OH, ये OH की पोजीशन और इस पर्टिकुलर फर्स्ट कार्बन के OH की पोजीशन एक दूसरे के अपोजिट वहाँ पे आपको मिल रही है। ये OH ऊपर है, ये OH नीचे है, इसलिए इसे कौन सा फॉर्म कहा जाएगा, ट्रांसफॉर्म। एंड स्पेसिफिकली इसको अल्फ़ा फॉर्म कहा जाएगा। मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि अल्फ़ा फॉर्म क्या होता है। अल्फ़ा फॉर्म मतलब क्या है, वहाँ पे कि जो लास्ट वाला मतलब लोएस्ट कायरलिटी वाला आपका ये जो कार्बन है अभी, उस कार्बन का जो OH है वो अगर ऊपर है और फर्स्ट कार्बन का OH अगर नीचे है तो एक दूसरे के वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये ट्रांसफॉर्म है, इसलिए इसे अल्फ़ा फॉर्म कहा जाएगा, अल्फ़ा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरेनोज ये कहा जाएगा। देन मूविंग टूवर्ड्स बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज, ठीक है। बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज का स्ट्रक्चर तो हम भी बना सकते हैं, बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट कि आपको कहाँ चेंज करना है, सिर्फ आपको कार्बन नंबर 1 में चेंज करना है। कार्बन नंबर 1 में OH की पोजीशन जहाँ पे है उसके एग्जैक्टली अपोजिट पोजीशन आपको बीटा फॉर्म में देनी है। रेस्ट ऑफ द मटेरियल, रेस्ट ऑफ द थिंग्स गोज वेरी वेल विद दिस, विद द सेम एज अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरेनोज। सो फर्स्ट कार्बन देखो, स्टार मार्क यहाँ पे मैंने किया है। OH कहाँ था, नीचे था, यहाँ पे OH कहाँ हुआ, वह ऊपर हुआ, ठीक है। बाकी का रेस्ट ऑफ द पार्ट गोज सेम विद द स्ट्रक्चर, ठीक है। बिकॉज ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज में या ग्लूकोपायरेनोज में हम सिर्फ फर्स्ट वाले कार्बन में OH की पोजीशन क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, बाकी कुछ भी चेंज वहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे देखो बाकी का सब मटेरियल मैंने वैसे ही लिखा है। सिक्स्थ वाला कार्बन जो होता है CH2OH बेयर कर रहा है, उसकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होती, वो ऊपर ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसे कहा गया है सीस फॉर्म। क्यों ये सीस फॉर्म क्यों है, ठीक है। ये सीस फॉर्म इसलिए है कि यहाँ पे देखो, ये जो
लोएस्ट कायरलिटी वाला जो कार्बन है जिसके साथ OH ग्रुप अटैच्ड है, ये OH ग्रुप और फर्स्ट एनोमेरिक कार्बन का जो OH ग्रुप है ये ऊपर ही है, ये ऊपर की तरफ ही है और सेम प्लेन में दिखाई दे रहे हैं, मतलब सेम प्लेन बोल सकते हो या वो अपोजिट नहीं है, वो सेम ही डायरेक्शन में आपको दिखाई दे रही है। ये भी ऊपर है और ये भी OH क्या है, ऊपर है, तो इसे सीस फॉर्म कहा जाएगा और इसे हैवर्थ प्रोजेक्शन में बीटा फॉर्म के नाम से जाना जाता है। तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि एनोमेरिक कार्बन की जो डेफिनेशन है या एनोमर्स क्या है ये आपको एग्जैक्टली तभी पता चलेगा जब आप हैवर्थ प्रोजेक्शन अच्छे से पढ़ोगे। हैवर्थ प्रोजेक्शन में क्या होता है बच्चों, जो भी चीज़ें राइट में लिखी है फिशर में वो आप डाउन में लिखते हो, जो भी चीज़ें फिशर में लेफ़्ट में लिखी है वो आप अप में लिखते हो। एनोमेरिक कार्बन का यहाँ पे मैंने डिस्कशन कर लिया था। अब ये फर्स्ट कार्बन जो होगा उसे ही क्या कहा जाएगा, एनोमेरिक कार्बन, बिकॉज उसी के पर्टिकुलर OH ग्रुप्स की पोजीशन हमने क्या की है, चेंज की है। अल्फ़ा में वो पोजीशन नीचे है OH की, बीटा में वो पोजीशन आपकी ऊपर है। सो इट इज़ वेरी 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 सिंपल टू अंडरस्टैंड दैट कि हाउ फिशर प्रोजेक्शन goes with the glucose structure and how Haworth projection will be draw with the glucose structure. So actual में ये ग्लूकोज नहीं बोल सकते, इट इज़ नथिंग बट ग्लूकोपायरेनोज। ये क्या है वहाँ पे, ग्लूकोपायरेनोज का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे अल्फ़ा फॉर्म क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो, बहुत अच्छे से सुन लो, क्वेश्चन में डिस्कस कर रही हूँ। ग्लूकोपायरेनोज या ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में एनोमेरिक कार्बन कौन सा है, कार्बन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद में अल्फ़ा फॉर्म जो है उसे ट्रांस कहा जाता है या सीस, वैसे वर्सा इसका भी क्वेश्चन आ सकता है, बीटा फॉर्म को ट्रांस कहा जाता है या सीस फॉर्म कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद अल्फ़ा फॉर्म में कार्बन नंबर 1 में OH की पोजीशन कहाँ है, ठीक है। मतलब फिशर में बोला तो आप बोलोगे राइट में है, अगर हैवर्थ में पूछा तो आप बोलोगे नीचे है। कहाँ पे पूछ रहे हैं, फिशर में पूछ रहे हैं या हैवर्थ प्रोजेक्शन में पूछ रहे हैं, एक बार देख लो कि कहाँ पे वो बोल रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे और कौन से कार्बन में वहाँ पे हेमी एसिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5 जो है उसमें हेमी एसिटल मतलब ऑक्सीजन लिंक के थ्रू वो दोनों कार्बन अटैच हो रहे हैं। 6 वाला कार्बन कुछ भी नहीं वहाँ पे हो रहा, 6 वाला कार्बन CH2OH वाला कार्बन वैसे कि वैसा ही है, जो हम हैवर्थ में वैसे ही लिखते हैं हमेशा ऊपर की तरफ, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद उसका रेशो तो मैंने पहले भी बता दिया आपको, रेशो जो यहाँ पे है वो 37:63 है और ये इक्विलिब्रियम में रेशो आपको मिलता है, मतलब ये फॉर्म ये इसमें चेंज होगा, ये फॉर्म इसमें चेंज होगा। सो इक्विलिब्रियम में मतलब ये जो रेशो एक्चुअल में होगा वो 37 आपको मिलेगा अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरेनोज और 63 आपको मिलेगा बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज में, ठीक है। सो ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, एनोमर्स क्या है, अब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एनोमर्स है, ठीक है। डायस्टीरियोमर्स उनको कहा जाएगा बिकॉज एक कोई तो भी कार्बन है जिसमें आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को चेंज कर रहे हो। दैट्स इट, इट इज़ ऑल अबाउट ग्लूकोज एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बिगिन विद द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज।